Hi friends, let's start with chapter number 8 of your syllabus. Chapter number 8 is quite a small chapter, not too large, not too heavy, just an introductory concept of electromagnetic waves. Now, here what we are going to study is electromagnetic waves. इसका कॉन्सेप्ट बेसिक चीज हमने चैप्टर नंबर 7 में लिया था. इन चैप्टर नंबर 7 वी टुक अ टॉपिक ऑफ LC ऑसिलेटर. ओके, LC ऑसिलेशंस. उसमें हमने देखा था कि LC ऑसिलेशन कंटिन्यूस फॉर एवर. Energy is transferred between inductor and the capacitor. None of the part of the energy is dissipated out. पर हमने उसमें लास्ट में लिमिटेशन भी देखा था कि even though it's an ideal case, there exists some resistance in inductor also and in capacitor also. Due to that, some of the energy is leaking, and that energy comes out in form of electromagnetic radiations. वहाँ पे हमने ये नाम लिया था, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं. वो जो लीक हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसी की बातें यहाँ पे चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में. बराबर है. नाउ व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इसके बारे में वैसे टाइटल समझ लेते हो, इट्स वेव इन नेचर. क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर कंबाइंड. इसके बारे में कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो बात करें कुछ पुराने जमाने की. सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ही वॉज एन एमिनेंट फिजिसिस्ट. ही वॉज स्टडिंग, ही वॉन्टेड टू नो नेचर ऑफ लाइट. लाइट का नेचर क्या है वो उन्हें जानना था. लाइट, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट एंड व्हाट इज लाइट कंपोज्ड ऑफ, ये उन्हें जानना था. बराबर. इन परसूट ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ लाइट, बराबर, इन सर्चिंग द नेचर ऑफ लाइट, he collected 4 equations from electricity and magnetism. Okay, these equations are lovingly called Maxwell's equations. No doubt these are just collected by Maxwell ने बनाई नहीं इन इक्वेशंस को, he has just collected these equations. उसमें सबसे पहला आता है Gauss's law for electricity. The first one is Gauss's law for electricity. हमने चैप्टर 1 में इसे पढ़ा हुआ है. क्या था वो? phi is equal to q upon epsilon 0, ये हमने पढ़ा था. बराबर है. phi यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इधर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण E लिख देते हैं. phi E is equal to चार्ज एनक्लोज विद इन द क्लोज्ड सरफेस अपॉन epsilon 0. नाउ phi को हम लोग कैसे जानते हैं? phi is also called integration E dot dA. surface integral of E bar is called electric flux. तो ये इक्वेशन में आता है surface integral of E bar is q upon epsilon 0. q is the charge enclosed within the closed surface. दूसरा इक्वेशन उन्होंने उठाया गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. ये हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था. एंड इट इज गिवन एज 5b इज इक्वल टू 0. नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0. क्यों? क्योंकि डायपोल फॉर्म में मैग्नेट एग्जिस्ट करता है, ये हमने देखा था वहां पे. एंड इधर भी 5b को लिखते हैं इंटीग्रेशन b बार डॉट dA, सरफेस इंटीग्रल ऑफ b बार. बराबर है. and that comes out to be 0. ये दूसरा इक्वेशन उन्होंने लिया. तीसरा इक्वेशन उन्होंने उठाया फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फैराडेज लॉ जो हमने चैप्टर नंबर 6 में लिया था. क्या था वो? E is equal to d phi by dt, यानी इंड्यूस्ड EMF is equal to rate of change of flux. अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो phi b लिख देते हैं. बराबर. मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, क्योंकि यहाँ पे दो फ्लक्स हो गए, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों को अलग करने के लिए फाई है ना, फाई भी लिख दिया. इंड्यूस्ड ईएमएफ है. अब ईएमएफ के लिए तो हम लोग जानते हैं ईएमएफ इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड. एंड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में देखा था. इट इज E बार डॉट dl बार. लाइन इंटीग्रल ऑफ E बार इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इससे हम लोग इसको दोनों में कंफ्यूज हो जाए, इसको V लिख देते हैं. induced EMF यानी voltage produced. Okay, and this is equal to d phi b by dt. No doubt एक negative sign भी आता है just for direction. Right now we are not concerned with the direction, so therefore we are neglecting this minus sign. Okay, रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो रख लेते हैं क्योंकि हमने नोट्स में रखा हुआ है इसे. ओके, ये हो गया. चौथा इक्वेशन उन्होंने उठाया एम्पियर्स सर्किटल लॉ. एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये भी हमने लिया था चैप्टर नंबर 5 में. ये क्या बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार
line integral of V bar is equal to mu 0 into current I passing to the closed loop. Sorry, current enclosed within the closed loop. Line integral of V bar. कनेक्शन में देखें तो ये इक्वेशन हो गया, बराबर है। ये चारों चार इक्वेशन ई बार एंड बी बार के हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के चारों का। these four equations he collected, called them collectively as Maxwell's equation. Remember well, none of these equations were made by Maxwell. ये मैक्सवेल ने बनाए हुए एक भी इक्वेशन उन्होंने नहीं बनाए थे, पर ही कलेक्टेड these four equations. टारगेट क्या था? नेचर ऑफ लाइट स्टडी करना। ये चार इक्वेशन लिए, चारों चार सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल इन द सेंस एक से दूसरा मिलता है, दूसरे से पहला मिलता है, एंड सो ऑन। दीज आर म्यूचुअली अवेलेबल फ्रॉम ईच अदर। सिमेट्रिकल है, पर ये सिमेट्री एक जगह पे थोड़ी अटक जाती है। Maxwell found that this symmetry is limited at certain point. कहाँ पे? तो एम्पियर सर्किटल लॉ में यहाँ पे something is missing. अगर यहाँ पे कुछ और होता तो ये 100% perfect symmetric हो जाते। And we know that nature is symmetrical. Nature is symmetrical. Nature itself is a symmetrical. Therefore, equations also would be symmetrical. They have to be symmetrical. इस सेंस में यहाँ पे एक चीज मिसिंग थी। तो what he found that there is something missing here. Something missing here, and this missing term in Ampere circuital law Maxwell ने फाइंड किया उसे, एंड फिर उसे प्लेस किया एज प्लस म्यू 0 ID, and this ID was called displacement current. This ID was called displacement current. No doubt इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, क्या कैसा है, पर फिर भी इसे रखा। दिस इक्वेशन वाज वर्कड आउट by Maxwell and he put it here, and then all the equation becomes symmetric in nature. All the equation becomes symmetric in nature. Now displacement current itself is a very detailed topic. We are right now not going into details of that in order to maintain the continuity of the discussion. Displacement current के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बराबर, एक अलग से पूरा लेक्चर डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए रखेंगे। तुम बोलोगे यार सर तो अभी दिमाग में क्या करना है, तो कोई बात नहीं, अभी क्या आइडिया देता हूँ व्हाट दिस डिस्प्लेसमेंट करंट में बी। एक सिंपल सा कंसेप्ट देता हूँ, एक कैपेसिटर है, उसे कनेक्ट करके बैटरी के साथ, ओके। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, बैटरी का कनेक्ट किया तो कैपेसिटर चार्ज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ, यानी सर्किट में चार्ज फ्लो होने लगा। सर्किट में चार्ज फ्लो होने लगा मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने काफी सर्किट देखी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर लगा, फिर भी कैपेसिटर लगा, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है मतलब मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज देयर। वो करंट कौन सा है? द कंडक्शन करंट। ये जो आई बोला वो the current due to conducting this charge carriers, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, वो उनके कारण जो करंट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। नॉर्मल कंडक्शन करंट है वो सर्किट में अवेलेबल हो गया। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट सोचिए, सिंपल सी बात सोचिए कि एक बैटरी एक सर्किट में लगा दी, सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। अगर मान लो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया है तो क्या होगा? विल द करंट फ्लो इन दैट केस? अगर सर्किट यहाँ पे ब्रोकन हो तो क्या करंट फ्लो होगा? Obviously not. You'll say नहीं, चैप्टर 3 में क्लियरली बोला है सर्किट हैज टू बी क्लोज्ड in order that current pass. For current to pass सर्किट should be closed. ऐसे ओपन सर्किट नहीं चलेगा, ये टूटा हुआ नहीं चलेगा, बराबर है। तो करंट तो फ्लो होना ही नहीं है। अब सोचो इस बारे में, कैपेसिटर के दो प्लेट है, दोनों के बीच में गैप है। These are two plates kept near each other, not touching each other. इन दोनों के बीच में no physical contact is there. कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो फिर करंट फ्लो कैसे हो रहा है? इट्स अ ब्रोकन सर्किट, समथिंग लाइक दिस वन। फिर भी वी फाइंड दैट कैपेसिटर लगाया हो तो सर्किट में करंट इज अवेलेबल, चार्जेस गेट डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट। अब दिस वाज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर साइंटिस्ट। वो सोचते थे कि यहाँ पे ऐसा क्या होता है, हाँ अंदर बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हो तो कंडक्शन के चांसेस ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हेल्प, पर यहाँ कुछ नहीं हो तो वैक्यूम हो तो क्या? अरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में भी सोचो तो दीज आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। The dielectric material placed between are insulators. चैप्टर नंबर 2 में इंट्रोड्यूस किया था उनको, वो तो इंसुलेटर है। इंसुलेटर में से करंट कैसे पास कर सकता है, या फिर इंसुलेटर कैसे हेल्प करेगा? तो फिर उसे इंसुलेटर क्यों बोलेंगे? ख्याल है कि नहीं? तो क्वेश्चन क्या है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, इवन दो देयर इज अ ब्रेकेज इन द सर्किट, ये करंट मेंटेन कैसे होता है? तो उस बात है उसको, ये प्रैक्टिकली इट इज अवेलेबल, प्रैक्टिकली इट इज हैपनिंग। इस केस में करंट फ्लो नहीं होगा, पर इस केस में करंट फ्लोस, प्रैक्टिकली इट हैपेंस। तो फिर इसका रीजन क्या होगा? Scientists have given a hypothesis that there is some continuation of current between these two plates.
सम कंटिन्यूएशन ऑफ करंट बिटवीन दिस टू प्लेट्स। एंड ये कंटिन्यूएशन क्यों होता है? चार्ज कैरियर्स कहीं ना कहीं तो मूवमेंट कर ही रहे हैं, पर इसको कंडक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि नो कनेक्शन डायरेक्टली, तो कंडक्शन नहीं बोल सकते, तो इसको नाम दिया डिस्प्लेसमेंट। याद होगा चैप्टर 2 में एक छोटा सा टॉपिक लिया था इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कैपिटल डी बार हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं की क्योंकि हमारे लेवल के बाहर की बात थी। वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज वन हु इज रिस्पांसिबल हियर फॉर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दिस करंट। एंड जो यहाँ कंटिन्यूएशन आता है करंट का, ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ करंट आता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। इसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी एंड इट इज प्योरली हाइपोथेटिकल इन नेचर टिल नाउ। उसका कोई एक्चुअल कॉन्क्रीट रीजन अभी तक नहीं मिला है, इससे वी आर जस्ट टेकिंग इट एज अ हाइपोथेटिकल टर्म introduced in the Ampere circuital law by Maxwell in order to complete the symmetry of the equations। है ये क्या चीज है? It's just a hypothetical term which has been introduced in Ampere circuital law by Maxwell in order to satisfy the symmetry of these equations। बस इतना ही है, इसलिए इसको नाम दे दिया एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, या फिर सर्किटल निकाल दिया एम्पियर मैक्सवेल लॉ, क्योंकि वो एम्पियर सर्किटल लॉ का रिफॉर्म कर दिया है। दैट वाज नॉट फॉर कैपेसिटर्स, पर इन जनरल ये ऐड करोगे वो जरूरी है, इसलिए इस इक्वेशन को नाम दे दिया एम्पियर सर्किटल लॉ, निकाल के उसको बोल दिया एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। ओके, तो ये 4 इक्वेशन हो गए। आई होप एक बेसिक आइडिया तो आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का है। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे हम लोग, ऐसा हो तो उसके अलग से सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में देखेंगे, पर हमारे लिए अभी कोई इसका इंपॉर्टेंस भी नहीं है डिस्प्लेसमेंट करंट का। ओके चलो, अब ये 4 इक्वेशन सिमेट्रिक हो गए, तो क्या टारगेट तो ही वांटेड टू नो द नेचर ऑफ लाइट वेव्स। अब ये चारों इक्वेशन सिमेट्रिकल हुए, दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इनको, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो इनको सॉल्व किया मैक्सवेल, सॉल्व दीज इक्वेशंस। सॉल्विंग द इक्वेशन मींस व्हाट? सिमेट्रिकल तो हो गया, इनको सॉल्व किया। सॉल्विंग द इक्वेशन मींस व्हाट? ही ऑब्टेन द फार्मूला फॉर ई बार एंड बी बार। ई बार एंड बी बार के लिए फार्मूला ढूंढे एंड क्या फार्मूला मिले? तो ये दोनों फार्मूला केम आउट टू बी सेम एज wave equations। These two formula came out to be same as wave equation। Wave equation मतलब y is equal to a sin kx minus omega t। ये हमने चैप्टर नंबर 15 11th में लिया था। तो ये टाइप के इक्वेशन है। There was some amplitude, there was some wave vector, there was some angular frequency। ओके, तो ये दोनों के इक्वेशन केम सेम आउट टू बी सेम एज वेव इक्वेशंस। अब वेव इक्वेशन में हमें याद है कि इधर ओमेगा एंड के का रेशियो ले लो तो यू गेट द स्पीड ऑफ वेव। ओमेगा एंड के का रेशियो गिव्स यू स्पीड ऑफ वेव। तो यहाँ पे भी इक्वेशन में से यू ऑब्टेन द स्पीड ऑफ वेव एंड यू ऑब्टेन द स्पीड इन वैक्यूम। स्पीड इन वैक्यूम ऑब्टेन किया फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला केम एज v इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0। बराबर, ये फॉर्मूला आया। अब ये जो फॉर्मूला मिला इसमें म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट अप की। बराबर, इसमें म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट अप की। एप्सिलॉन 0 इज 8.85 into 10 raised to minus 12। कौन से चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर में लिया था ये। यूनिट इसका कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर म्यू 0 परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इट वाज गिवन एज 4.10 raised to minus 7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। चैप्टर नंबर 4 से इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था। ये दोनों वैल्यूज यहाँ डाली एंड ही कैलकुलेटेड, दिस केम आउट टू बी नियर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड स्पीड का वैल्यू। इट्स क्वाइट इंडिकेटर। क्या ये तो स्पीड लाइट की है इन वैक्यूम। तो ई बार एंड बी बार का इक्वेशन ऑब्टेन किया, उस पर से उनकी स्पीड फाइंड की वैक्यूम में, तो इट केम आउट टू बी नियरली सेम एज दैट ऑफ लाइट। नियरली सेम एज दैट ऑफ लाइट। तो इसका ये हो गया कि ई बार एंड बी बार का बिहेवियर इन वैक्यूम इज सेम एज दैट ऑफ लाइट। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइट में ई बार एंड बी बार हो, कहीं ऐसा तो नहीं लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ई बार एंड बी बार। तो इस पर से from this argument he gave the conclusion that light is a combination of E bar and B bar। Light is a combination of E bar and B bar, that is it's an electromagnetic दोनों आ गए एंड वेव नेचर है क्योंकि वेव इक्वेशन फॉलो कर रहा है, तो इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बराबर है, तो मैक्सवेल का एक कंक्लूजन आया, लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ई बार एंड बी बार, दैट्स इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया मैक्सवेल ने। बराबर है, मैक्सवेल ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ई बार एंड बी बार। ई बार एंड बी बार का कॉम्बिनेशन है,
दैट मीन्स इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बराबर। ये मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी लाइट का वेव नेचर है वो तो कंफर्म हो गया। सो मैक्सवेल्स थियरी सपोर्ट्स वेव नेचर ऑफ द लाइट, इट क्लियरली सपोर्ट्स और प्रूव्स वेव नेचर ऑफ लाइट, बराबर है। ये मैक्सवेल का सारा काम। अब क्वेश्चन, अब जरा ध्यान से सोचो, मैक्सवेल ने क्या किया? ही टुक 4 इक्वेशंस, सिंप्लीफाइड देम, सिमेट्री कंप्लीट करके सिंप्लीफाई किया। ई बार एंड वी बार के फॉर्मूला, और ये दोनों वेरिएबल्स हैं इनके, ई बार एंड वी बार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, दोनों का इक्वेशन ऑब्टेन किया। ही फाउंड द इक्वेशन टू बी सेम एज वेव इक्वेशंस। उन इक्वेशन में से ये जो इक्वेशन इस टाइप के मिले उन्हें, इस पर से ही ऑब्टेन द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ये ई बार एंड वी बार। He found that it is similar to that of light in vacuum and concluded that light is an electromagnetic wave। ये पूरा जो वर्क किया है, कंक्लूजन दिया, तो पूरा वर्क किया प्योरली थियोरेटिकल ऑन पेपर है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं किया है, इट्स प्योरली थियोरेटिकल। 4 इक्वेशन लिए सिंप्लीफाई किए, ई बार एंड वी बार के फॉर्मूला ऑब्टेन किया, उसमें से वेव इक्वेशन ऑब्टेन किया, वेव स्पीड की फॉर्मूला ऑब्टेन की, मिला लाइट जैसी, तो नाम दे दिया, बोले लाइट है, लाइट इज मेड ऑफ दिस टू, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ई बार एंड वी बार बोल दिया। यानी पूरा का पूरा थियोरेटिकल वर्क है, पूरा का पूरा थियोरेटिकल वर्क। पर एक गड़बड़ है, फिजिक्स डज नॉट एक्सेप्ट ओनली थियोरेटिकल प्रूफ। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ओनली थियोरेटिकल प्रूफ इज नॉट सफिशिएंट, ओनली प्रैक्टिकल प्रूफ इज नॉट सफिशिएंट, यानी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया उसमें से कंक्लूजन दे दिया तो वो भी सफिशिएंट नहीं है। ओनली प्रैक्टिकल, ओनली थियरी नॉट अलाउड। अगर आप कुछ प्रपोज करते हैं तो उसका थियोरेटिकल, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंटली प्रपोज करते हैं तो उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड देना कंपलसरी है, थियोरेटिकल प्रूफ देना कंपलसरी है। अगर आप कोई थियरी प्रपोज करते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो योर थियरी वुड बी रिजेक्टेड, इट विल बिकम अ हाइपोथेसिस अनलेस एंड अनटिल इट हैज अ प्रैक्टिकल प्रूफ, बराबर है। तो मैक्सवेल की ये बात प्योरली थियोरेटिकल है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी होना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वैसा कुछ लैब में भी मिलना चाहिए, प्रैक्टिकली मिलना चाहिए, लैब में सिंथेसाइज होना चाहिए। अब मैक्सवेल ने तो थियरी दिया, इट वाज अ वेरी गुड थियरी, वर्क वेरी हार्ड एंड गिव अ वेरी गुड कंक्लूजन, पर जब तक उसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं मिलेगा दिस थियरी वुड बी वॉइड, बराबर है। सो मैक्सवेल हैड टू वेट बिकॉज ही वाज अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, he was not dealing with experimental part, he was a theoretical physicist, so he waited for someone to generate electromagnetic wave in the laboratory, he waited for someone to generate electromagnetic wave in laboratory। कितना वेट किया होगा तुम सोचो, 2 साल, 3 साल, 5 साल, फैराडे ने किया था सब 7 साल लिए थे इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे मैक्सवेल हैड टू वेट फॉर 32 ईयर्स। 32 ईयर्स बाद एक हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने लैब में सिंथेसाइज किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हर्ट्ज सिंथेसाइज्ड द लैब, हर्ट्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in the laboratory for the first time, and this was after 32 years of Maxwell proposing this theory। and हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने कैसे ऑब्टेन किया? उसने इसमें एलसी ऑसिलेटर लिया हुआ है, सर्किट एलसी ऑसिलेटर जैसे लिया है, उसके अंदर चार्ज हुआ ऑसिलेटिंग, एलसी ऑसिलेटर में याद होगा इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेट्स, तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट एन एक्सेलरेटेड चार्ज। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज देखा था, ऑसिलेशंस, एसएचएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ। अब एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद तो करेगा ही चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, साथ में एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, दोनों म्यूचुअली कन्वर्ट होते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, एंड उसके कारण जो मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए दे विल प्रोपोगेट अहेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो दैट इज व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। है हर्ट्ज ने क्या किया? एलसी ऑसिलेटर सर्किट बनाया, उसके अंदर ही ऑसिलेटेड द चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू magnetic fields which also are changing, तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वेरिंग है, इससे दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहे। अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक का म्यूचुअल कन्वर्जन चलता रहेगा तो मीडियम में डिस्टेंस क्रिएट होगा, एंड दोस डिस्टेंस आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स आर नथिंग बट डिस्टेंस क्रिएटेड इन द मीडियम, डिस्टेंस क्रिएट किया फिर आगे बढ़ता गया, दैट्स अ वेव। चैप्टर नंबर 15-11 में देखा था वेव का कांसेप्ट क्या था, इट्स अ डिस्टेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम व्हिच प्रोपोगेट्स वेव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स due to mutual conversion are producing disturbance in the medium which are propagating as electromagnetic waves, and light
इज कंपोज्ड ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट हुआ नहीं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट लाइट। जैसे आगे पढ़ेंगे हम देखेंगे कि भाई व्हाट इज द सिनेरियो, क्लियर अबाउट दिस कांसेप्ट। चलो फिर चलते हैं, इतना पढ़ लो। हाँ, नोट्स में मैंने जो दिया उसमें फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज पे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में डिटेल्स दिया, जो हम लोग अलग लेक्चर में डील करेंगे। आपको सेकंड पेज में, फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन लेना है, पहला स्टार्टिंग का क्वेश्चन, एंड फिर सेकंड पेज पे लास्ट क्वेश्चन में आ जाना है, वहां से आगे पढ़ना है। ओके, सो मैक्सवेल ने तो थियरी दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, हर्ट्ज ने उसे प्रोड्यूस भी कर दिया लैब में, काम खत्म हो गया ऑलमोस्ट। यानी कि अल्टीमेटली क्या आया, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, तो इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, बोथ आर ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग इन द सेंस क्या होता है, मतलब वो देख लेते हैं। तो लेट्स सी एक्चुअल कंपोजिशन, यानी ऑसिलेशन में क्या होता है यहाँ पे। तो सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। ओके, नाउ एक्स एक्सिस यहाँ पे लेते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, वेव किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ये सोर्स हो गया, ओरिजिन इज द सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ऑसिलेट अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये ई वेक्टर्स ऑसिलेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, उनकी वैल्यू बढ़ती है 0 से मैक्सिमम बनती है, फिर डिक्रीज होकर 0 होती है, फिर द रिवर्स डायरेक्शन, इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, max decreasing back to 0 and so on. This is the electron, ये electric field intensity vector हो गया। These are electric field intensity vectors which are oscillating along y axis, along xy plane, बराबर है। इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, electric field intensity vectors oscillate along y axis, यानी E bar are oscillating perpendicular direction of propagation, E bar oscillates perpendicular to direction of propagation। okay, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर की बात करें तो उनका नेचर कैसा है, दे ऑसिलेट अलोंग जेड एक्सिस, यानी वही फिर से 0 से मैक्सिमम, डिक्रीजिंग बैक टू 0 अलोंग वाई एक्स जेड प्लेन, एक्जेक्ट प्लेन में 0 टू मैक्सिमम, डिक्रीजिंग बैक टू 0 एंड सो। ओके, 3 डायमेंशनली सोचे तो ई बार अगर यूं है इस प्लेन में, तो बी बार यूं है, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीसरा, यानी कि E bar and B bar are mutually perpendicular, E bar perpendicular to B bar and also perpendicular direction of propagation, यानी all the three are mutually perpendicular and direction of propagation अगर जानना हो, यानी इसकी स्पीड का डायरेक्शन चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन होगा, इज अलोंग E bar क्रॉस B bar, E bar क्रॉस B bar के डायरेक्शन में, यानी perpendicular to both, बराबर। न्यूमेरिकल्स में काम आता है कि वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन कौन सा, बोले ई बार क्रॉस बी बार, नॉट बी बार क्रॉस ई बार, ई बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट होती है, दिस व्हाट हैपेंस। एंड यहाँ पे ऑसिलेशन ई बार यानी क्या है, ई वेक्टर इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, डिक्रीजिंग बैक टू 0, रिवर्सिंग डायरेक्शन 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, ये ई बार का ऑसिलेशन हो गया। बी बार भी ऐसे ऑसिलेट है पर वो परपेंडिकुलर टू दिस, ई बार एंड बी बार दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0 एंड चेंजिंग डायरेक्शन, दैट्स व्हाट हैपेंस, बराबर है। यानी अगर देखें तो एक बार आपको अगर ऐसा दिखता है सीन, ई बार, ये ई बार है एंड ये नीचे बी बार, ये ई बार एंड बी बार एक बार यूं है, तो दूसरी बार ये उल्टा हुआ, ये उल्टा हुआ, यूं बनेगा, फिर वापस यूं और यूं एंड सो ऑन इट कंटिन्यूअस। क्लियर, ये हाउ डज इट लुक, दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस। ओके, अब इनका इक्वेशन मिला था कैसा, वेव, अच्छा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी वेव की, तो ऑसिलेटिंग चार्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी वेव की, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, frequency of electromagnetic wave is same as frequency of oscillating charge। फिर एनर्जी के बारे में बोलो तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी, वेव एनर्जी कैरी करता है वो तो हमें पता है, एनर्जी मोमेंटम दोनों कैरी करता है, तो एनर्जी कितनी, इक्वल टू एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि वहीं से ये एनर्जी निकली है, डिस्टर्बेंस वहीं से निकले ऑसिलेटिंग चार्ज पर से, इसलिए एनर्जी कितनी, इक्वल टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोर एक्जेक्टली बोलो तो, क्योंकि ऑसिलेटिंग चार्ज का तो मोशन है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज गिव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी। ओके, क्लियर। अब ये ई बार का फॉर्मूला वेव वेक्टर वेव इक्वेशन से मिला था, तो ई बार इज गिवन एज E0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, ये हो गया ई बार का, वेयर E0 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ई बार, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई बार एंड डायरेक्शन एक्सिस का पाई है,
डायरेक्शन एक्सिस का क्या अनयूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर जो चाहिए। v बार के लिए क्या लिखेंगे तो b0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx, डायरेक्शन j कैप, यूनिट टेस्ट। ओके ये इक्वेशन हो गया e बार एंड b बार के। एम्पलीट्यूड ऑफ e बार एम्पलीट्यूड ऑफ b बार, ओमेगा एंगुलर ऑफ फ्रीक्वेंसी के वेव वेक्टर। ओके फिर इनकी वेलोसिटी स्पीड, पहला इन वैक्यूम तो हमने वो मैक्सवेल ने फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, इट वाज 1/√μ0 एंड इट इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो छोटा सी लिख देते हैं इसको, तो इन वैक्यूम देयर स्पीड इज दिस, बराबर है। इन अ गिवन मीडियम, इन मीडियम सी क्या है उनका स्पीड क्या आएगा तो 1/√μ मीडियम नहीं तो वैक्यूम की वैल्यू, मीडियम हो तो मीडियम की वैल्यूज, यानी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, बराबर है। इस पर से एक फॉर्मूला बन सकता है हमारे लिए क्या, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज 9th में आया होगा ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज c/v, यानी ईटा बोल देते हैं, ईटा इज गिवन एज c/v एंड दैट इज रेशियो ऑफ दीस टू, c/v करते हो जाएगा √μ/μ0 ε/ε0, एंड ये μ/μ0 इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी एंड ε/ε0 इज रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग k भी लिखते हैं, तो ये μr डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। एनर्जी जो कैरी करते हैं उसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वेव में, तो एनर्जी कौन सी, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बराबर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी नथिंग बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो रो इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी रो ई प्लस रो बी, रो इज नथिंग बट हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर एंड रो बी इज नथिंग बट b स्क्वायर अपॉन 2μ0, ये हमने देखा था चैप्टर नंबर 6 में एंड ये देखा था चैप्टर नंबर 2 में, बराबर है। हमें पता है ई एंड बी का रिलेशन, अब यहाँ पे रेशियो ऑफ ई एंड बी, ये स्पीड का जो वैल्यू है ना, स्पीड की वैल्यू की बात करें तो स्पीड इज ऑल्सो गिवन एज v is also given as e/b, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑल्सो गिवन एज e0/b0, दोनों का एम्पलीट्यूड ऑल्सो गिवन एज erms अपॉन vrms, याद है ना, ये तो अपने चैप्टर नंबर 7 में जो लिया था, पीक वैल्यू के साथ कनेक्टेड आरएमएस वैल्यूज, बराबर है, ये हो गया, तो ये हो गया। अब इसी को अगर यहाँ यूज करें तो ये दोनों टर्म सेम आते हैं, ये दोनों टर्म, इसको और इसको यूज करें तो ये दोनों टर्म सेम आते हैं, दोनों टर्म सेम आते हैं, ऐसे यूं लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर ई प्लस हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, यानी हो गया एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, या फिर यू कैन राइट एज b स्क्वायर अपॉन μ0, ये भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो वैल्यू आरएमएस वैल्यू लेनी है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, आरएमएस वैल्यूज लेनी है, ओके। एंड दिस रो अल्टीमेटली कैन बी प्रूव्ड एज, सॉरी ये हो गया, बराबर है, ये रो की एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला आ गई, बराबर। अब फिर सेकेंडली वेव है तो इंटेंसिटी का कांसेप्ट भी आएगा, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज गिवन एज एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया, सॉरी एनर्जी को हम लोग यू लिखते हैं, एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड दिस कैन आल्सो बी गिवन एज एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, तो पावर अपॉन एरिया हो गया, एंड दिस फॉर्मूला आल्सो कम्स आउट टू बी रो इनटू सी, एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट, ये फॉर्मूला इंटेंसिटी के भी आ गए, ओके। ऐसे अलग अलग फॉर्मूला बन जाते हैं रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर। वंस दिस कॉन्सेप्ट वाज फ्लोटेड बाय हर्ट्ज, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग वेवलेंथ वाले वेव्स बनाने शुरू कर दिए। हमें दो नोटवर्दी बातें करनी है, एक तो सर जेसी बोस, हमारे इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस जी ने कोलकाता में वेव्स बनाए हैविंग वेवलेंथ फ्रॉम 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर, ये वेवलेंथ वाले वेव्स बनाए, इलेक्ट्रॉन वेव्स जनरेट किए यहाँ पे कोलकाता में, बराबर है। एंड फिर एक साइंटिस्ट नेम मार्कोनी, होप यू रिमेंबर दिस पर्सन, ही इज अ पर्सन हु इन्वेंटेड टेलीग्राफ, हु इन्वेंटेड टेलीग्राफ, लॉन्ग डिस्टेंस मैसेजिंग सिस्टम, जो भी एसएमएस होता है उसका प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट इज टेलीग्राफ, जिसको मार्कोनी ने इन्वेंट किया था। अब मार्कोनी ने इन्वेंट किया था उस टेलीग्राफ को, तो टेलीग्राफ के मैसेज भेजने के लिए एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस भेजने के लिए मार्कोनी ने जो वेव्स यूज किए थे, ही क्रिएटेड द वेव्स हैविंग
वेवलेंथ इन फ्यू किलोमीटर्स, किलोमीटर में वेवलेंथ, यानी कि एक वेवलेंथ यानी क्या, 11 में याद होगा, वन कंप्लीट वेव का लेंथ, ये कंप्लीट वेव का लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब वेवलेंथ किलोमीटर्स में, सपोज 2 किलोमीटर है, तो वेव का एक एंड यहाँ पे तो दूसरा एंड 2 किलोमीटर दूर, इतने बड़े बड़े वेव भी उन्होंने जनरेट किया, मार्कोनी जनरेट किया थे, बराबर है। तो ये हो गया रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन वेव्स का कंसेप्ट एंड इट्स फॉर्मूलास, कनेक्टेड फॉर्मूला, ओके। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। जैसे ही मैक्सवेल ने कॉन्सेप्ट दिया, हर्ट्ज ने जनरेट किया वेव को, हर्ट्ज ने जनरेट किया तो उन्होंने उससे फॉर्मूला भी मिल गया था स्पीड का, v इक्वल टू एफ लैम्बडा ऑल्सो ओमेगा बाई के। अब फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग चार्ट एडजस्ट करके यू कैन गेट डिफरेंट वेवलेंथ्स आल्सो, लैम्बडा इक्वल टू एफ बाई वी, सॉरी लैम्बडा इक्वल टू वी बाई एफ। अब v कितना है, तो इन वैक्यूम इट इज c, तो c बाई एफ, c की वैल्यू फिक्स है, फ्रीक्वेंसी आप एडजस्ट करो ऑसिलेटिंग चार्ज की तो लैम्बडा भी एडजस्ट हो जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट। तो उन्होंने जब ये फॉर्मूला दिया, c फिक्स है, f की वैल्यू चेंज करो, ऑसिलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी वी कैन मैनेज, एलसी ऑसिलेटर सर्किट में देखा है कि वी कैन मैनेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज, तो अगर ये आप मैनेज करो तो लैम्बडा चाहे वो मिल सकता है, यू कैन गेट योर डिजायर्ड वेवलेंथ। इससे अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग वेवलेंथ वाले वेव्स बनाने शुरू कर दिए। इन सब वेव्स को द इलेक्ट्रॉन वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, दे वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर दिया एंड दैट फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बराबर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, बराबर है। वेवलेंथ रेंज कितना वेरी होता है, तो लैम्बडा, एक आइडिया दूं तो 10⁻⁻15 मीटर से लेके 10⁻7 मीटर तक स्पैन है इसका, 7 नहीं 10⁻10 मीटर तक भी जाते हैं आप तो, यानी सोच लो 10⁻15 मीटर यानी फेम्टोमीटर से लेके 10⁻10 अबो गीगामीटर, बराबर, इतने ज्यादा रेंज है। माइनस छोटे से वेव से लेके बड़े से बड़े वेव में इतने टाइप के, इतने वेवलेंथ रेंज है इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का। फिर you can even get the frequency range using this formula, c f is equal to c by lambda, तो आपको फ्रीक्वेंसी रेंज भी मिल जाएगा हर्ट्ज में, ओके। अब जो स्पेक्ट्रम इन्होंने बना फॉर्म किया है, साइंटिस्टों ने मिलकर एक फिक्स कर दिया कि भाई ये इस वेवलेंथ रेंज से इस वेवलेंथ रेंज तक ये नाम देंगे, बराबर है। तो सबसे छोटे, द स्मॉलेस्ट इन साइज आर कॉल्ड गैमा रेज, द वेवलेंथ which are smallest in size are called gamma rays. Gamma rays start from 10⁻⁻15 meter and go up to लगभग 10⁻⁻9 मीटर, यानी 0.1 एंगस्ट्रॉम तक जाते हैं, बराबर है। फिर आता है नेक्स्ट एक्सरेज का, एक्सरेज स्टार्ट फ्रॉम 10⁻11 मीटर टू समवेयर अराउंड 10⁻8 मीटर, ये एक्सरेज का रेंज आ गया। गैमा रेज एक्सरेज फिर आता है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, यूवी रेज के बाद आता है विजुअल लाइट। विजुअल लाइट बोले तो विजुअल लाइट मतलब विपजा, वायलेट से शुरू होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके रेड पे खत्म होता है 7000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10, तो ये हो गया 4 × 10⁻7 मीटर एंड ये हो गया 7 × 10⁻7 मीटर। सो ये जो रेंज है 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम का, उसको विजुअल लाइट बोलते हैं। विजुअल लाइट में वायलेट इज द मिनिमम, रेड इज द मैक्सिमम। वायलेट से कम हो तो उसको अल्ट्रावायलेट बोल दिया, रेड से ज्यादा हो तो नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड रेज हैविंग वेवलेंथ मोर देन 7 × 10⁻7, बराबर है। इंफ्रारेड से भी बड़ी साइज के माइक्रोवेव्स एंड उससे भी बड़ी साइज के रेडियो वेव्स, बराबर है। रेडियो वेव्स लगभग चलते हैं 10⁻10 मीटर तक। सो दिस इज स्पान गैमा रेज, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। इनके बारे में देखें तो ये दिस इज अ कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें ओनली दिस मच पोर्शन इज विजिबल टू ह्यूमन आई, ह्यूमन बीइंग के लिए विजिबल ओनली दिस मच पोर्शन 4000 से लेके 7000 तक। स्पैन देखो 10⁻15 से लेके 10⁻10 तक का, पर हमें विजिबल है खाली इतना ही पोर्शन 4 × 10⁻7 टू 7 × 10⁻7। अदर ऑल आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन आई। तो हमें तो सिर्फ इतना ही देखना है, हमें सिर्फ इतना ही दिखता है, देखना नहीं, हमें सिर्फ इतना ही दिखता है। But we are not able to see ultraviolet or infrared rays. Human eye cannot perceive ultraviolet or infrared rays
और अबव एंड बिलो, बाकी वेव्स हम देख नहीं सकते. ओके, हाँ, सर्टन ऑर्गेनिजम्स आर सच व्हिच कैन सी इवन इन अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज. इंफ्रारेड रेज में तो आउल बोल सकते हैं, रात को अंधेरे में देखने वाला आउल है. अल्ट्रावायलेट में स्नेक बोल सकते हैं, स्नेक कैन विजुअलाइज अल्ट्रावायलेट रेज. दे हैव सेंसेशन, दे डोंट हैव ईयर बट दे कैन सेंस इमीडिएटली, क्योंकि आईज कैन परसीव अल्ट्रावायलेट रेज, तो उससे मूवमेंट में पता लग जाता है कभी वेव्स रेज का थोड़ा डिस्टेंस आया हो तो, which we cannot perceive. Okay, certain organisms can see in ultraviolet and infrared rays. Clear? तो हमें विजिबल खाली इतना ही है 4000 to 7000 पूरे स्पेक्ट्रम में से. फिर गैमा रेज एंड एक्स रेज को इंडस्ट्री में यूज करते हैं. गैमा रेज का मेन पर्पस क्या है? इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री में जब तुम हैवी मशीनरी बना रहे हो तो उसमें कोई छोटा सा माइनर क्रैक रह गया हो तो कैसे पता लगाते हैं? यूजिंग गैमा रे. इवन you can cut a thick sheet using gamma ray. Cutting a thick sheet, metal sheet, जिसको आरी से काटते काटते सालों लग जाएंगे, उसे काटने के लिए गैमा रेज, एक सीधा गैमा रे मार दिया, दो पार्ट हाईली पेनिट्रेटिव होते हैं. तो गैमा रेज एंड एक्स रेज आर यूज्ड इन इंडस्ट्री. इवन एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड इन मेडिकल फील्ड. एक्स रे तो यू नो ऑर्थोपेडिक फोटोग्राफी में, अल्ट्रावायलेट रेज फॉर सर्टेन ट्रीटमेंट्स, कैंसर सेल्स को उड़ाने के लिए, इंफ्रारेड रेज हीट ट्रीटमेंट देनी हो जहाँ पे वो है कीमोथेरेपी जैसे केस में. तो ये सब, ये तीन काम पे यूज होते हैं. एक्सरे, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड इन मेडिकल फील्ड. विजिबल तो हमें देखने के लिए हमारी पूरी जिंदगी विजिबल पे चलती है. फिर माइक्रोवेव रेडियोस आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन फील्ड. कम्युनिकेशन का ज्यादातर बात है माइक्रोवेव एंड रेडियोस में. तो पहले माइक्रोवेव वर यूज्ड इन कम्युनिकेशन, नाउअडेज माइक्रोवेव आर नॉट यूज्ड, पर रेडियोस ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि फार डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो गया ना वो, तो उसके लिए रेडियोस की जरूरत पड़ती है. तो आवर मोबाइल, फिर ऑल वायरलेस connections are because of radios. माइक्रोवेव का यूज हम एक और देखते हैं, हमारे रसोई घर में माइक्रोवेव घुस गया, माइक्रोवेव ओवन जो है इट वर्क्स ऑन माइक्रोवेव्स, बराबर है. तो these are some uses जो हमें ज्यादा दिमाग में रहते हैं, वो है स्पेक्ट्रम पे. अब आगे के टॉपिक्स में हर एक टाइप के वेव को अलग अलग डील किया हुआ है. ईच वन इज सेपरेटली गिवन. हर एक का एक छोटा सा शॉर्ट नोट दिया है, एग्जाम में पूछ सकते हैं इसलिए. एंड ये शॉर्ट नोट में क्या होगा, आपको क्या इंक्लूड करना है? एक, पहला उसका वेवलेंथ रेंज, दूसरा उसका फ्रीक्वेंसी रेंज, तीसरा उसका यूज. बस इतना ही आपको इंक्लूड करना है. आपका 2 मार्क का शॉर्ट नोट जाना है. तो ईच वन इज नाउ 2 मार्क शॉर्ट नोट. इंफॉर्मेशन है, आपको मिल जाएगा नोट्स में अच्छी तरह. एंड ये पूरे सारे स्पेक्ट्रम को एक कंडेंस करके एक टेबल फॉर्म में दिया मैंने लास्ट में. तो यू कैन जस्ट रेफर द टेबल ऑल्सो एंड योर वर्क विल बी ओवर. ओके, सो दैट कंप्लीट्स आवर थियरी पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8. Next lecture will deal with numericals of chapter number 8.